नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे आग का बवंडर। बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली और गुजरात से दो दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई, जिसको लेकर के हर किसी की रोंगटे खड़े हो गए। इसके साथ ही गुजरात के राजकोट में एक शॉपिंग मॉल में बने गेमिंग जोन में शनिवार शाम भीषण आग लग गई, जिसमें 12 बच्चों सहित कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई। और इस भीषण घटना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, जो सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि कहीं इस गेमिंग जोन के मालिकों ने सारे नियम कानूनों को ताक पर तो नहीं काम किया। और शुरुआती जांच में पता भी चला है कि इस गेमिंग जोन के पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं था। फायर सेफ्टी के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी के लिए बिना ही गेम जोन चल रहा था। और यह भी पता चला है कि इस गेमिंग जोन में करीब 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल और 1500 से लेकर के 2000 लीटर तक डीजल रखा हुआ था। यह डीजल जहां जनरेटर में इस्तेमाल होना था, जबकि पेट्रोल गोकार्ट के लिए रखा गया था। वहां गेम जोन के शेड में वेल्डिंग का भी काम चल रहा था। लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि इस वेल्डिंग से निकली चिंगारी के कारण ही आग लगी है। और इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद पेट्रोल डीजल ने इसे इतना भड़का दिया कि वहीं पूर्वी दिल्ली की अगर बात कर लें, दो ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिससे पूरा देश दहल उठा है। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो विवेक विहार में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक शिशु देखभाल केंद्र में भीषण आग लगने से 7 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। 12 बच्चों को कल देर रात रेस्क्यू कराया गया और उससे अस्पताल में इलाज के दौरान 7 बच्चों की मौत भी हो गई। 5 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और एक बच्चा वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। देखें रिपोर्ट। बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली और गुजरात से दो दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। दोनों जगह आग का ऐसा तांडव देखने को मिला कि करीब 35 लोगों के झुलसने से मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। हालांकि मौत का यह आंकड़ा बढ़ सकता है। बता दें कि शनिवार रात दिल्ली के विवेक विहार में एक बच्चों के अस्पताल में आग लग गई। हादसे के समय अस्पताल में 12 बच्चे थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई। वहीं राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 बच्चों की उम्र 12 साल से कम थी। दिल्ली के अस्पताल में विवेक विहार के न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल में शनिवार रात आग लग गई। पुलिस को इसकी सूचना रात करीब 11:30 बजे मिली। मौके पर दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। अस्पताल के साथ साथ बगल वाली इमारत भी इसके चपेट में आ गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अस्पताल के अंदर से 12 बच्चों को निकाला गया, जिसमें से 7 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 5 बच्चे जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे अस्पताल में लगी आग को बुझाया जा रहा है। राजकोट में आग का तांडव। वहीं राजकोट में टीआरपी नाम के एक गेमिंग जोन में शनिवार को भीषण आग लग गई। इस हादसे में 27 लोग जिंदा जल गए। जानकारी के मुताबिक वीकेंड की वजह से लोग यहां मौज मस्ती और गेम खेलने के लिए पहुंचे थे। मृतकों में 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चे शामिल हैं। 4:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम में फोन आया था कि एक गेम जोन है टीआरपी करके, वहाँ पे आग लगी है। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पहुँची, तुरंत वहाँ पे एम्बुलेंसेस पहुँची और आग को बुझाया गया। आग जो है अभी भी उसमें धुआं निकल रहा है। तो अब जो स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है उसके अंदर से जो मलबा है उसको निकाला जा रहा है। अभी तक 16 डेथ का फिगर मिला है, पर ये संख्या कंफर्म की जा रही है। पुलिस ने गेम जोन के मैनेजर को पकड़ लिया है। वहीं राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। दरअसल हादसे के समय तेज हवाएं चल रही थी। देखते ही देखते करीब 30 से 40 सेकंड में पूरे गेमिंग जोन में आग लग गई। आग पर काबू पाने में 6 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है।
इन दोनों हादसों में कुल 11 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें से 4 गुजरात और 7 दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि गुजरात में मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं मौत की बात की जाए तो 37 लोगों की जान झुलस कर चली गई, 7 दिल्ली के अस्पताल, 27 गुजरात में। वहीं 15 लोगों की जान बाल बाल बची है, जिसमें 5 दिल्ली के नवजात बच्चे हैं। और दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लगने से 7 नवजात बच्चों की जान चली गई। 11 नवजात शिशुओं को बचाया गया है और दूसरे अस्पताल में ले जाया भी गया है। वहीं गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में आगजनी से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 12 बच्चे शामिल हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजकोट गेमिंग जोन में फायर सेफ्टी के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। गुजरात में आग का तांडव देखा गया और वहीं विवेक विहार की यह तस्वीर है, जहां पर अग्नि तांडव देखा जा सकता है। और कुल मिलाकर तमाम जो मासूम हैं इसकी जद में आ गए और अपनी जान खो बैठे। तो आग में समा गई है कई जिंदगियां और राजकोट में बर्निंग गेम जोन बना हुआ है। और देख सकते हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से आग लगी और आग धीरे धीरे करते हुए एक विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद फायर कर्मियों को भी इसकी सूचना दी गई और जब तक फायर कर्मी पहुंचे, दमकल की टीम पहुंची, तब तक खाक हो चुका था सब कुछ। तो ये तांडव है, बवंडर है, एक तरह से आग का प्रलय देखा जा सकता है। गुजरात और दिल्ली की ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। कई जिंदगियां जो हैं, कई जीवन जो हैं आग के जद में आ चुके हैं और इसके साथ ही साथ राजकोट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सवाल कई हैं, इसी के साथ ही साथ सुरक्षा के मानकों को के मद्देनजर अगर बात कर ली जाए तो तमाम सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और अगर ये लापरवाही जब हुई है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, किसको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आग में कई जिंदगियां समा चुकी हैं और ये रात की तस्वीरें हैं। विवेक विहार की ये रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मानकों को ताक पर रख करके काम किया जा रहा था। इसी के साथ ही यह भी सवाल उठता है कि जब आग लगी थी तो उस समय कर्मचारी कहां पर थे और जो सुरक्षा कर्मचारी लगाए जाते हैं उस दौरान कहां थे, फायर कर्मी को कितनी देर बाद सूचना दी गई थी इसके बाद। और प्रवेश शर्मा इसी खबर पर है। प्रवेश सबसे पहले अभी तक का जितना भी अपडेट है वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वी दिल्ली का विवेक विहार का इलाका है और यहाँ पर जो है कल देर रात लगभग 11:30 बजे के आसपास जो है सिलेंडर रिफिल की बात आती है। ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल किया जा रहा था और उसमें आग लग गई थी और आग रिफिल करते समय लगी थी और आग इतनी भयंकर लगी कि फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि ये बेबी केयर सेंटर था और यहाँ पर बच्चों का जो है इलाज किया जाता था, न्यू बॉर्न बेबी का जो है ट्रीटमेंट किया जाता था। उसमें वो चपेट में आगे लगभग 7 बच्चे जो है आग से झुलसकर मौत के घाट उतर गए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये सिलेंडर रिफिल किए जाते थे उसकी भनक जो है पुलिस प्रशासन को भी थी, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। सवाल सबसे बड़ा यही है। और मैं आपको बता दूं 5 बच्चे पास के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनको पास के अस्पताल में आईसीयू में एडमिट किया गया है और लगभग बताए जा रहे हैं कि उनकी जान को भी पूरा खतरा बना हुआ है, क्योंकि वो 1 से 12 दिन के बच्चे हैं, मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, ज्यादा बड़े बच्चे नहीं है। उनकी जान को पूरी तरीके से खतरा बताया जाता है। फिलहाल आईसीयू में इलाज है, लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया है, अपना जो है सुरक्षा का घेरा बना लिया है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर ट्रैफिक को भी जो है मूवमेंट को स्लो कर दिया है, रोक दिया है। कहीं बड़े नेता यहाँ पर अब राजनीति करने पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, वो मौके पर मौजूद है। इसके अलावा कई बड़े नेता उनके साथ है। और मैं आपको बता दूं आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर मुआवजे की बात सामने आ रही है, लेकिन
वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका कहना है कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी मां को मुआवजे का जो मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है उससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं। और यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर आखिरकार ये गतिविधियां हो किसके इशारे पर रही थी या किसके संरक्षण में हो रही थी। जी प्रवेश, मुआवजा देना तो एक अलग बात हो जाती है, जिंदगी तो वापस नहीं आ जाती, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आए दिन आपकी तस्वीरें ऐसी आती रहती हैं, बावजूद इसके जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती, लापरवाही बेइंतहा देखी जाती है, आम जन को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, पूरी भरपाई करनी पड़ती है। सवाल ये है कि अभी जब ये आग लगी थी उस समय सुरक्षा कर्मी कहाँ पर मौजूद थे? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया और बड़ा सवाल उठाया। मैं आपको बता दूं कि मैंने जब यहाँ पर मौके पे पहुंचकर आसपास के लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की, तो मैं आपको बता दूं, मैं सबसे बड़ा हैरान और शॉक करने वाली बात आपको बता रहा हूँ कि जब वो गाड़ी यहाँ पर पहुंची थी उसमें 12 से 15 सिलेंडर थे और जब आग लगी थी तो मिसाइल की तरह वो सिलेंडर आसपास के इलाकों में दूर दूर जाकर फट रहे थे और बड़ी तेज धमाका कर रहे थे। आसपास के लोगों का कहना है कि एक तरीके का दहशत का माहौल क्रिएट हो गया था, क्योंकि सिलेंडर रॉकेट की तरह उड़कर काफी दूर उड़कर गिरने के बाद वो फट रहा था और ऑक्सीजन सिलेंडर कम से कम 150 किलो का वेट उसमें होता है, लेकिन जब आग ने उसको चपेट पे लिया तो वो रॉकेट की तरह उड़ रहे थे। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की दृष्टि की बात कर रहे हैं या बात कर रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा के मानक मापदंडों को पूरा नहीं किया गया था। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता तो ये घटना यहाँ पर नहीं होती। पुलिस की नाक के नीचे ये रिफिल का काम जो है अस्पताल के नीचे नहीं किया जाता, क्योंकि ये काम खुले में किए जाते हैं और कहीं ना कहीं हमेशा इस तरीके के कामों में रिस्क बना रहता है। और ये पुलिस प्रशासन को जानकारी होगी, क्योंकि ऐसा अंदेशा बताया जा रहा है कि कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी कंप्लेंट भी की थी और जो अस्पताल के मालिक हैं वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल बात करें तो अगर कार्रवाई अगर ढंग से की होती तो ये आज हादसा शायद हमारी आंखों के सामने नहीं होता। बिल्कुल प्रवेश, हमारे साथ प्रिंस जायसवाल भी है। प्रिंस, जिस तरह से सबसे बड़ा सवाल अगर बात कर ली जाए तो ये उठता है कि फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। अगर जब आग लगी थी तो हॉस्पिटल हो या कोई अन्य क्षेत्र हो तो वहां पर फायर सेफ्टी मैनेजर को अपनाया गया, अमल में लाया गया या नहीं लाया गया? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कई जिंदगी जो है आग की गोद में समा गई हैं, आग की जद में आ गई हैं। प्रिंस, प्रिंस आपको आवाज पहुंच रही? जी जी प्रिंस, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इतनी विकराल आग लगी है, दो जगह की जो प्रमुख घटनाएं सामने आई हैं, एक गुजरात से, गुजरात के राजकोट से, एक है दिल्ली के विवेक विहार से। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ऐसी कंडीशन या स्थिति बन जाती है तो क्या वो मानक होते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? अगर वहां पर मौजूद लोग अपने आप बचाव करना भी चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से विवेक विहार बेबी केयर सेंटर के अंदर जिस तरीके से आग लगी, आग लगने के बाद जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होती है वो लगातार फटना शुरू हो गया, और जिसमें जो है राहत बचाव के लिए यहाँ पे ऐसा कोई रास्ता नहीं था जो वहाँ से लोग बिल्कुल सेफली बाहर निकले। बिल्कुल छोटा सा यानी 25 से 30 गज के मकान के अंदर जो है बेबी केयर सेंटर बना हुआ था और लगातार जो है रात के समय ब्लास्ट होते चले जा रहे थे, जिसमें कई बच्चे जो है यहाँ पे अस्थायी रूप से यहाँ पे थे, जिसमें से कि 12 बच्चों को जो है रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 7 बच्चे जल के जो है उनकी मौत हो गई। अब प्रशासन पे बात ये उठती है कि जो यहाँ पे स्थानीय पुलिस है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर यहीं पे भरा जाता था, यहीं पे रिफिल किया जाता था, जिसकी परमिशन और इनके पास जो है कोई ऐसा जो है प्रमाण नहीं था कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करे। जिसमें जो है दिल्ली पुलिस के मिली भगत से अगर बात करें दिल्ली प्रशासन को लेकर, तो दिल्ली प्रशासन इसमें लगातार जो कहीं ना कहीं जो है झुकती नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विवेक विहार थाना जिस तरीके से यहाँ पे बीट ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, यानी बीट ऑफिसर की मिली भगत से जो यहाँ पे सिलेंडर है वो रिफिल किया जाता था और लगातार जो है यहाँ पे बेबी केयर सेंटर चल रहा था। हालांकि बेबी केयर सेंटर की अगर हम बात करें तो बेबी केयर सेंटर इतना छोटा सा है कि यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो बाहर निकल सके। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है दिल्ली के विवेक विहार के अंदर कि
बेबी केयर सेंटर के अंदर फायर की एनओसी नहीं थी, ना तो फायर का जो है यहाँ पे कोई सुविधा थी कि ये वो लोग फायर से जो है आग बुझा सकते थे। लेकिन वहीं पे सवाल कहीं ना कहीं घिरता नजर आ रहा है कि आखिर किसकी मिली भगत से ये बेबी केयर सेंटर चल रहा था। जी कार्रवाई की अगर बात कर ली जाए तो अभी किस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है? देखिए, अगर हम कार्रवाई की बात करते हैं तो पुलिस लगातार जो है इस मामले को जो है जांच में जुट चुकी है। अब देखना ये होगा कि आखिर परत दर परत मामला खुल के क्या सामने आता है, और जिस तरीके से पुलिस जो है लगातार इस मामले को गंभीरता रूप से भी देख रही है, यानी दिल्ली पुलिस की पूरी टीम जो है शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे मौजूद है और लगातार जो है यहाँ पर आस पड़ोस की अगर हम बात करें तो वो भी बताने को तैयार है कि बिल्कुल अवैध तरीके से जो है ये यहाँ पे रिफिल किया जाता था ऑक्सीजन सिलेंडर को, जो ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के कारण इतना बड़ा हादसा सामने आया है। जी प्रिंस, ये भी सवाल उठता है कि जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ है और तमाम मासूम की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? लापरवाही अगर कही जाए तो किसकी सामने आ रही है? इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि जो प्रबंधक हैं, अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, उनका इस पर क्या कुछ कहना है? क्या कुछ उनका वर्जन सामने आया? देखिए, अभी तक उनका वर्जन कोई सामने नहीं आया है और ना ही शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हो, चाहे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर हो, दिल्ली प्रशासन के किसी भी आला अधिकारी का वर्जन सामने नहीं आया है। और ये लोग अभी कहाँ हैं, नहीं है। बेबी केयर सेंटर का जो मैनेजमेंट, अगर बात करें जो मालिक है, वो यहाँ पे अभी नहीं है, इस समय मौजूद नहीं है। लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पे मुस्तैदी बनाई हुई है कि किसी भी तरीके का जो यहाँ पे हंगामा प्रदर्शन ना हो। लेकिन इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, एक छोटे छोटे बच्चे का जो जिस तरीके से जान गई है, आखिर वो लोग बच्चे जो है अभी सही से दुनिया भी नहीं देख पाए थे, उन्होंने पहले ही आंख बंद कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस जो है यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कैसे करवा रही थी, यानी रिफिल का यानी बिल्कुल जगह नहीं है। अगर आप बात करें तो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, अगर हम दर्शकों को दिखाएं वीडियो के अंदर, तो वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बेबी केयर सेंटर जो है बहुत छोटा सा है और उसके ठीक बगल में सिंडिकेट जो है बैंक है, उसके बगल में एक अपार्टमेंट है और उसके बीचों बीच जो है बेबी केयर सेंटर बना हुआ था, जो बेबी केयर सेंटर के बिल्कुल लायक ही नहीं है। आखिर इसको एनओसी परमिशन किससे दी कि बेबी केयर सेंटर खोलने की? दूसरा नंबर ये सवाल खड़ा उठता है कि यहाँ पे जो रिफिल किया जाता था ऑक्सीजन सिलेंडर, वो किसके बिहाफ पे किया जाता, किसके मिली भगत से किया जा रहा था? क्या प्रशासन और दिल्ली पुलिस की बीट ऑफिसर जो है क्या मिले हुए थे जो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हुआ था? रिफिल होता है, लेकिन ये प्रशासन की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही है, जो आज 7 बच्चे को जो है मौत का सामना करना पड़ा है। जी प्रिंस, ये भी सामने आया कि अस्पताल के सटे हुए एक और बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई थी, ऐसी कोई जानकारी? वो भी आग की चपेट में आ गई थी, जिसे टाइम देखते हुए उस पे काबू पा लिया गया। हालांकि कई फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके बाजार से पहुंची, तो पहले बेबी केयर सेंटर में जो आग लगी थी पहले तो उसको बुझाया गया, साथ ही साथ जो है जो दूसरी बिल्डिंग की जो टॉप ऑफ फ्लोर है उसमें भी आग लगने की संभावना थी, लेकिन उसको मौका देखते ही उसको बुझाया गया। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, ये दिल्ली की सबसे बड़ी घटना है अब तक की। जी बिल्कुल प्रिंस, ये दिल्ली की बड़ी घटना है। इसी के साथ साथ तमाम सवाल तो खड़े ही होते हैं क्योंकि इतना गर्मी का मौसम है और विकराल गर्मी के साथ ही साथ जो मानक होते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है। हमारे साथ कई मेहमान भी हैं, उनका तारुफ करा देते हैं आपसे। नाहिद अकील सोशल एंड चाइल्ड एक्टिविस्ट है जो कि राजधानी लखनऊ से है हमारे साथ, और सत्यवीर सिंह सोशल एक्टिविस्ट हैं, और अनुभूति कथूरिया डायरेक्टर स्कॉलर हबजे केयर लखनऊ से हैं, और विक्रांत कथूरिया सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। सबसे पहले नाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा कांड हो जाता है, अग्निकांड अस्पताल में, और आपके पास आएंगे नरेंद्र मोदी हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इतना बड़ा कांड हुआ है गुजरात में, जो ये इतना बड़ा कांड हुआ है, किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? कौन है लापरवाह? लापरवाही अगर कही जाए तो किसके सामने आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए नरेंद्र जी।
तो इतनी बड़ी तादाद में जाने गई हैं। और नरेंद्र जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। अब आई? जी बोलिए। हाँ, राजकोट के अंदर जो जो हादसा हुआ, जो गेम जोन के अंदर, उसी के अंदर 33 लोगों की मौत हुई। सबसे पहले तो उसको श्रद्धांजलि देते हुए आज पोजीशन ऐसी हुई है कि रात को अंदर सीएम, गृह मंत्री, वहीं के परसोत्तम रूपाला जी, रात देरी तक उनकी मीटिंग चली। उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी काफी तादाद में मीटिंग सवेरे तक चली। उन्होंने सीट की एक रचना किया। सीट की रचना के अंदर उन लोगों को जिसको दोषी पाया जाएगा उनको सख्त सख्त उनको सजा दी जाएगी। दूसरी पोजीशन ऐसी बताई हुई है कि गेम जोन था, वहीं पर करीबन 3000 लीटर पेट्रोल और डीजल लगा रखा था। तो कहीं ना कहीं आग लगने का रीजन तो वही भी लग रहा है कि इतनी गुजरात में भी टेम्परेचर ज्यादा हो गया है और उसी के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट भी हो गया है। गेम जोन के अंदर ज्यादातर प्लास्टिक का यूज हुआ दिखता है। तो टायर भी थे और पेट्रोल डीजल के साथ कई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की जगह उनकी बहुत बड़ी हादसा में ये फैल गया, जिससे जो माता पिता भी साथ में आए थे गेम जोन के अंदर, वो कहीं बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उसी की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। बिल्कुल, मानक का अगर बात कर ली जाए, कि मानकों की अगर बात कर ली जाए, तो सभी जानते हैं कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है मानकों को भी ध्यान में रखा जाता है। और इस नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नाहिद हमारे साथ है। नाहिद, जिस तरह से हम बात मौसम की भी कर रहे हैं, मौसम सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है। बेइंतहा गर्मी पड़ रही है और इस समय तमाम प्रशासनिक तौर पर तैयारियां भी होती हैं कि कहीं पर कोई भी आग जैसी घटनाएं ना हो जाए, इसकी तैयारी पहले से कर ली जाती है। तो क्या लगता है कि क्या निर्धारित मापदंड के तहत गर्मी का जो मौसम आने से पहले अस्पताल हो या कोई भी ऐसा एरिया हो जहां पर मानकों की जांच पड़ताल पहले से की जाती है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि मानकों की पहले से पड़ताल नहीं की गई या इसमें भी लापरवाही देखी जा रही है? चाहे वो गुजरात का केस हो और चाहे दिल्ली का केस हो, दोनों जगह मानकों को नजरअंदाज किया गया है। अभी एक छोटे ऑफिस को भी हम लोग एनजीओ चलाते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमेशा फायर सिक्योरिटी और लोगों को ट्रेन किया जाता है कि कभी ऐसी सिचुएशन हो और कितने डोर हैं भागने के लिए आपके पास, कि अगर एक जगह से इतना बड़ा हादसा हुआ तो वहां से लोगों को निकालने के लिए कोई रास्ते का बंदोबस्त ही नहीं था। तो वो साफ दिखाई पड़ता है। होता क्या है कि चाहे हॉस्पिटल हो और चाहे ये गेमिंग जोन हो, हर साल इनको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। रिन्यूअल की शर्तों पे होता है, रिश्वत खिला दिया आपने और आप फ्री हो गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, आप गेमिंग जोन भी चला रहे हैं। किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहां बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर कोई ऑफिस भी हो, वहां पर आपको सिलेंडर लगाना पड़ता। आपके ऑफिस में कितने डोर हैं, आप आपदा की स्थिति में आप कहां से निकलेंगे, ये सारी चीजों का फेलियर साफ नजर आ रहा है। कई तरह की बातें आ रही हैं, ये भी आ रहा है कि एसी का कंप्रेसर जल गया था। सारी बातें किनारे करके अगर देखा जाए तो अगर इतनी मौतें हुई हैं तो कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी ने तुरंत बम गिरा दिया था। भाई आग लगी तो रफ्ता रफ्ता आग फैली होगी ना, तो उतनी देर में वो स्टाफ कहाँ था, सिक्योरिटी का स्टाफ कहाँ था, हॉस्पिटल का स्टाफ कहाँ था, या गेमिंग जोन में अभी समर सीजन चल रहा है, सारे बच्चे खाली हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में बच्चे वहां गए होंगे। तो इसमें अगर वहां डीजल रखा जाना, उस कैंपस में पेट्रोल रखा जाना, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उसको नजरअंदाज किया गया। एक पेट्रोल पंप पे भी जाइए तो तुरंत जो पेट्रोल आपकी गाड़ी में डालता है वो कहता है मैडम मोबाइल बंद कर लीजिए, क्योंकि अगर मोबाइल की रेजेस भी आती हैं तो उससे आग लग सकती है। तो आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, वहां सारी जो मानक थे उसको ताक पे रख करके आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जो सर्टिफिकेट देता है, एनओसी देता है, वहां से लेकर हॉस्पिटल और उस गेमिंग जोन के कुछ लोग तो अरेस्ट हो गए, सभी को ये नहीं कि आज पैसा दे दिया अरेस्ट हुए, कल छूट के आ गए फिर वही खोल के बैठे हुए हैं।
तो ऐसे नज़ीर कैसे साबित होगी? वो हमेशा के लिए उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाना चाहिए कि वो दूसरे नाम से कहीं और ना खोल सके और दूसरे लोग भी कभी अपने यहाँ जो भी मानक होते हैं उसको फॉलो करें डर के मारे। लेकिन गर्मी तो हर साल आती है, कोई पहली बार तो है नहीं कि गर्मी आई। और ये सबको पता है कि भारत में गर्मी आती है तो प्रचंड गर्मी आती है। तो इस तरह से आप बच्चों के साथ नजरअंदाज कर सकते हैं। या हॉस्पिटल में आप देखिए कितनी छोटी जगह में आप इतने इतने बच्चों को रखे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? मानकों को बिल्कुल इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। तो फिर पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि आप अगर कहीं बच्चों को जा रहे हैं तो लेके जा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी देखें। ऐसी जगह गेमिंग जोन में सबने सोचा कि चलो बच्चों को भेज दो, एक एक्स्ट्रा करिकुलम हो जाए। लेकिन जब आप इनरोल करने गए थे तो आपने देखा नहीं कि वो कितना बड़ा है, क्या है, वो वहाँ सारी फैसिलिटीज है कि नहीं। सभी की गलती है और मुझे लगता है इसमें पनिशमेंट तुरंत होना चाहिए। ये नहीं कि जांच बिल्कुल होगी, बिल्कुल देखा नाहिद जी, जाएगा। तुरंत पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही होता है कि आखिर हादसों का जिम्मेदार कौन? इतना बड़ा हादसा हो जाता है, अभी तक किसी भी एक जिम्मेदार व्यक्ति की कोई भी जो कह सकते कोई भी वर्जन सामने नहीं आया है, कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि खुलकर सामने कोई बात कह सके। तो इसके लिए हादसों का अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो किसको ठहराया जाए? क्योंकि लगातार अपना अपना पल्ला तो सभी झाड़ते रहते हैं, लेकिन जिनकी जिंदगियां गई उनसे, उनके परिजनों से अगर बात कर ली जाए तो उन पर क्या गुजर रही होगी। ये कोई पहली घटना नहीं है, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या कहीं पर भी हो, आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। सवाल ये है कि आखिर हादसों का जिम्मेदार है कौन? सत्यवीर सिंह है सोशल एक्टिविस्ट, क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, निश्चित तौर पे उस इंस्टीट्यूशन को जो एनओसी दे रहा सबसे पहला जिम्मेदार वो होता है। नाहिद जी आपको रोकना चाहेंगे सत्यवीर जी से। सत्यवीर जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार वंदना जी, मैं सभी को आभार व्यक्त करते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा। प्रथम दृष्टया जहां भी जिस विभाग से एनओसी मिली थी उनको दोष, मैं अपनी तरफ से एक सोशल एक्टिविस्ट होते हुए मैं उनको दोषी मानता हूं कि उन्होंने अपने कर्तव्य को उस निभा से ईमानदारी के साथ नहीं निभाया। ये उन्हीं को दोषारोपण जाता है, चाहे गेम जोन को लेके है, चाहे आप विवेक विहार को, बेबी जोन को लेके है, दोनों जगह, चाहे वो फायर एनओसी से लेके है, चाहे किसी भी सेफ्टी से रिलेशन से लेके, संबंधित विभाग को प्रथम दृष्टया हम दोषी मानते हैं कि उनके रहते हुए वो गेम जोन किस स्थिति में चल रहा था, बेबी केयर किस स्थिति में चल रहा था, तो उनको हम दोषी मानते हैं कि उनको प्रथम प्रभाव से दंडित जरूर किया जाए कि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो। और बाद बाकी मेरा ये भी कहना है कि एक समय दुर्घटना के बाद में सब ये लीपापोती हो जाती है, पर आपने जिस विषय को उठाया मैं धन्यवाद बोलता हूं कि कुछ ना कुछ इसमें आपके माध्यम से सुधार हो पाए तो जनमानस के हित कर रहेगा। ये विशेष बहुत जरूरी भी है। धन्यवाद वंदना जी। बिल्कुल बिल्कुल सत्यवीर जी, जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों की भड़ास भी है कि आए दिन वो सवाल तो उठाते हैं, आए दिन हादसों का सामना तो उन्हें ही करना पड़ता है, फिर मामला जस का तस हो जाता है, ठंडे बस्ते पर पहुंच जाता है, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। हादसा होता है तभी प्रशासन भी जाग उठता है, लेकिन जैसे ही मामला धीरे धीरे करके दिन बढ़ते हैं वैसे ही मामला शांत हो जाता है, फिर स्थितियां जस की तस हो जाती हैं। कोई भी सुनने वाला तैयार नहीं होता। अभी तक जिस तरह से वर्जन भी किसी का सामने नहीं आया है। अनुभूति कथूरिया है हमारे साथ, डायरेक्टर स्कॉलर हब डे केयर की हैं। अनुभूति जी, जिस तरह से आप खुद एक डायरेक्टर हैं और एक स्कॉलर हब डे केयर चलाती हैं, आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कई लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं, आपके पास भी आते हैं, तो सुरक्षा के सारे मानकों को ध्यान में रखना ही बेहद एक कह सकते हैं कुशल नागरिक की, एक समझदार नागरिक की जरूरत भी होती है, और एक प्रत्यक्षदर्शी भी होना बहुत जरूरी होता है कि हाँ, एक जागरूकता यहाँ पर अमल में लाई गई है। तो क्या कहना चाहेंगी आप? नमस्ते वंदना जी, मैं बहुत सालों से 15 सालों से कम डेकर चला रही हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ सबको कि हमारी जिम्मेदारी है, हम बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। कोई किसी का बच्चा हमारे पास छोड़ रहा है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और अगर वो अच्छे से माँ बाप विश्वास कर रहे हैं तो हमें अपने सिक्योरिटी नॉर्म्स का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। मतलब जैसे अब हम करते हैं कि बाहर गेट पे मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, जैसे ही कोई बच्चा आता है मेरा स्टाफ नीचे जाता है, बाहर जाता है, उस बच्चे को अच्छे से लेकर आता है, बैग बॉटल सब चीज बच्चों की वो मेरा स्टाफ पकड़ता है। कोई माँ बाप आते हैं तो हम
पहले से ही बच्चों को रेडी रखते हैं, या फिर अगर हमारे घर एसी लगे हैं, हमारे सेंटर पे एसी लगे हैं, तो हम उनकी सर्विस और उनकी हर चीज एक एक चीज ध्यान रखते हैं, लाइट का, एसी का प्रोविजन, या फिर बच्चे को अगर चोट लग जाए तो डॉक्टर से कैसे तुरंत हमें हेल्प लेनी चाहिए और तुरंत माँ बाप को बताना है कि हाँ आपका बच्चा हमारे पास है, और उसको अगर छोटी सी भी चोट लगी है तो मेरा मानना है कि माँ बाप को तुरंत मैं बता देती हूँ, और फिर उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग उस पे उनकी केयर करनी, और उनको हर एक चीज माँ बाप को भी कंसल्ट करना कि नहीं हमें इसको ऐसे करना है या हमें बच्चों की हेल्प करनी है। और बाय चांस कोई, देखिए बच्चे बहुत ही नाजुक हैं, बच्चे कभी कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ, बच्चे गिर सकते हैं, बच्चों को चोट लग सकती है, बच्चे भाग रहे हैं, तो उसके लिए सारे सेफ्टी नॉर्म्स हम रखते हैं, हमारे सारे स्टाफ ट्रेन है। अगर किसी को चोट लगती है हम तुरंत दवाई का इंतजाम रखते हैं यहाँ पे। किसी बच्चे को कोई वैसे दिक्कत है तो उसकी भी मेरे सारे स्टाफ को पता है, मुझे पता है, मैं पेरेंट्स से व्हाट्सएप पे, सीसीटीवी पे हर चीज की उनको सुविधा उपलब्ध रहती है। तो मेरे यहाँ मुझे लगता है हम मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है कि अगर हम बच्चों की एक केयर कर रहे हैं तो हमें उनको बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। हर एक बिल्कुल चीज को। बिल्कुल अनुभूति जी, बच्चों को इम्पोर्टेंस देनी ही, महत्ता देनी ही जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा किसी की उम्मीद भी होता है और किसी की आस भी होता है, भविष्य होता है। विक्रांत कथूरिया हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट। विक्रांत जी, जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, बात चाहे गुजरात के राजकोट की कर ले या दिल्ली की बात कर ले, क्या लगता है लापरवाही किसकी है? क्योंकि मासूम की जलकर मौत हो गई है। एक उम्मीद थी, परिजनों की उम्मीद थी, जो अपने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराए हुए थे, उनकी उम्मीद को भी एक तरह से तोड़ा गया है, उनकी उम्मीद को भी जलाया गया है, उनके अरमानों को भी जलाया गया है, राख कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इस पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। तमाम लोगों के जो आंसू हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल दहला देने वाली एक घटना है, लेकिन किसी तरह का कोई वर्जन सामने नहीं आया है। बड़े शर्म की बात कही जा सकती है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, रिएक्शन क्या है? वंदना जी, इसमें बहुत दुखद है। अब समस्या ये है कि किसी का भी बच्चा किसी भी विपदा में जाए तो वो उससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आप दोष किस पे डालेंगे? ये सिर्फ गुजरात दिल्ली की बात नहीं है, पूरे भारत में होता है। लखनऊ में भी ये सब काम हुए हैं पिछले 6-8 साल में। दोष किस पे डालेंगे? आप निचले शासन पे डालेंगे कि आप गवर्नमेंट पे डालेंगे कि प्रशासन जो ऊपर बैठा हुआ है वो नहीं कर रहा? ये सब ऊपर से नीचे तक ठीक करने वाली चीजें हैं, और ये प्रशासन को देखना चाहिए कि ये छोटे छोटे जो आप मानकों की बात कर रहे हैं वो मानक पूरे होने चाहिए, उसके बिना ये चीजें ठीक नहीं होंगी। आपने अभी आपका वो था पत्रकार थे प्रिंस जी, उन्होंने बोला कि बाहर सिलेंडर बाहर भरने की प्रक्रिया इतनी डेंजरस है, कुछ कहने की बात नहीं। मेरे को मालूम है, मैं 1-2 जगह काम कर चुका हूं जहां पे सिलेंडर भरे जाते हैं, सो डेंजर, मतलब इतना। और विक्रांत जी, आपको रोकना चाहेंगे। अविनाश चंद्र डीजी फायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि गुजरात और दिल्ली में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश में भी आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, इसे देखते हुए यूपी में भी क्या कोई एहतियात बरती जा रही है? इसमें हम लोग पहले से ही अपनी स्कीम चलाते हैं और समय समय पर हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, कॉलेजेस, नर्सिंग होम, मॉल, ये सब का हम लोग जो है फायर सेफ्टी ऑडिट करते हैं। वहाँ पे ड्रिल करवाते हैं, रिहर्सल करवाते हैं, इवैक्यूएशन ड्रिल करवाते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ज्यादातर आगों का कारण जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है, और अगर हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट करवा लें, तारों को लोड के हिसाब से करेक्ट रेटिंग का तार लगवा लें, एमसीबी लगवा लें, और क्योंकि सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयूज में या एनआईसीयू में, जहाँ पे दिल्ली की जो दुखद घटना हुई है, वहाँ पे ये सारे इक्विपमेंट 24/7 चलते हैं। तो अगर स्टैंड बाई इक्विपमेंट कोई रखें, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट करवा लें, तो आग लगेगी नहीं, इस बात की ज्यादा संभावना है। और आग लगे अगर,
तो जो मौके पे वहां पे उसको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से हम काटेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर हमारा कहाँ रखा हुआ है या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अगर है तो वो कैसे चलेगा। और उससे ही बड़ी चीज है कि जो लोग वहां पे हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि राजकोट वाली घटना के बारे में जो पेपर से पता लगा है कि 30 सेकेंड के अंदर सारी चीजें जो है आग पकड़ ली, तो समय बिल्कुल मिलता नहीं है। तो ऐसे में अगर एग्जिट वगैरह प्रॉपर रहे और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का हम लोग ध्यान रखें तो इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सकता है। और अगर हो जाए घटना तो तुरंत फिर जो मौके पे वही उसको बुझा सकता है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट को सूचना देने पे जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ये बातें हमें बताना था इसमें। अविनाश जी, हमेशा से देखा जाता है कि जो लोग ऐसी जगह पर जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है कि सुरक्षा के मानक क्या होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे स्थानों पर जब भी वो जाएं तो क्या एहतियात बरतें और किन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें? इसमें एग्जिट रूट जो है आइडेंटिफाई करके रखें और उसके बारे में इलेक्ट्रिकल रेटिंग के बारे में कुछ पता करके रखें कि वहां पे पहले पूर्व में कोई घटना तो नहीं हुई है, क्योंकि ये चीजें जो बड़े ही व्यापक स्तर पे इन चीजों का राज चलाया जाता है। कोई भी कहीं भी खुले में जा करके या कहीं कोने में जा करके रेलवे स्टेशन बस स्टेशन के सामने जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उसमें होटल चलने लगते हैं या जो उसमें नर्सिंग होम चलने लगता है, फिर उसमें लोग एडमिट करने लगते हैं डॉक्टर्स द्वारा, वो सब जो है फायर पॉइंट ऑफ व्यू से अनसेफ होते हैं। एनओसी वाला लोग लेते नहीं है और एनओसी लेते भी हैं तो वो एनओसी इस बात की गारंटी नहीं कि वहां पे आग नहीं लगेगी। और क्योंकि अनुभव से और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ये पाया गया है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, तो उसको अगर हम लोग अंकुश लगा लें तो आग लगने की संभावना कम होगी। बाकी तो ये हर आदमी को जागरूक रहना पड़ेगा और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस यूपी फायर सर्विस के भी, दूसरे स्टेट्स के फायर सर्विसेज के भी और आम एक्सपर्ट्स के वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, जिसको देख करके ये अवेयर हो सकते हैं सब लोग पब्लिक कि कैसे आग लगेगी नहीं, और जैसे पेट्रोल डीजल की आग कैसे नहीं लगेगी, गैस की आग कैसे नहीं लगेगी, क्या बचाव के तरीके हैं, इलेक्ट्रिसिटी की आग कैसे ना लगे, और लग जाए तो तत्कालिक प्रभाव पर क्या करना चाहिए। ये उसमें यूट्यूब के वीडियोज में बहुत सारी चीजें हैं। तो अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है और मौके पे याद आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धुएं से बचने का सबसे सरलतम और सबसे कारगर उपाय है कि आप बैठ जाइए, लेट जाइए, क्योंकि धुआं गर्म होता है, वो जमीन से 1.5 फीट 2 फीट ऊपर उठ करके बहता है। लेकिन अगर आप बेतहाशा भागे, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है किसी का धुएं फंसने पे, तो वो ज्यादा तेजी से धुएं को इनहेल करेगा, उसकी लंग्स चोक हो जाएगी, वो कुछ देर में अनकॉन्शियस हो जाएगा और फिर उसको गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। अब ये सिंपल सा उपाय अगर उसको पता है किसी व्यक्ति को, और जब अगर इस तरह की परिस्थिति आए तो उसने उसको याद आ गया और उसका इस्तेमाल कर लिया तो शायद उसकी जान बच सकती है। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए सोशल मीडिया बहुत कारगर तरीका है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फायर वॉलंटियर्स का हम लोगों ने बना रखा है, हर ब्लॉक में 100 के हिसाब से, पूरे प्रदेश में 830 ब्लॉक हैं, 91,000 फायर वॉलंटियर्स हम लोगों ने बना रखे हैं। तो उनका काम ही है कि लोगों को अवेयरनेस फैलाएं कि पेट्रोल डीजल की आग से कैसे बचें, गैस की आग से कैसे बचें, बिजली की आग से कैसे बचें। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अविनाश जी, लेकिन एक सवाल जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, तो ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो आग पर काबू पा सकते हैं। अगर इतनी विकराल आग लग जाती है तो कैसे वो स्थानीय लोग या फिर मौजूदा लोग हैं आग पर काबू पा सकें? ऐसा है कि 112 यूपी 112 नंबर पे मोबाइल से डायल करें, कहीं से भी डायल करें, और आग की ग्रेविटी को और सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोग टू फेल ऑन द सेफर साइड आसपास के जितने फायर स्टेशन होते हैं सबसे गाड़ियों को मूव करा देते हैं। और जितना समय, क्योंकि हमारा रिस्पांस टाइम होता है 52 सेकंड का, हमारे फायर ब्रिगेड के फायर कर्मी गाड़ी में बैठ करके 52 सेकंड के अंदर स्टार्ट ले लेते हैं। लेकिन अगर कहीं रेलवे फाटक पड़ गया या कहीं और ट्रैफिक कंजेशन है, रोड ब्लॉकेज है, ऊपर ओवरहेड वायर्स हैं,
या और कोई व्यवधान है तो उतना समय लगता है। तो उतना समय जो लगता है उसमें जो फायर वॉलंटियर्स हैं या जो मौके पे है वो आग पे काबू पाने का प्रयास करेगा तो जल्दी आग बुझ जाए। फिर वाटर सोर्स का पता करके रखे, क्योंकि गाड़ी जब पहुंचती है तो उसको फिर रिफिल करने के लिए वाटर सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो कहाँ पे ट्यूबवेल है, कहाँ पे वाटर रिजर्वायर है, ये पता करके रखेंगे तो फिर फायर फाइटिंग में ज्यादा मदद मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश जी, पूरी जानकारी साझा करने के लिए के न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही साथ आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, रात की तस्वीर है। गेमिंग जोन द बर्निंग जोन बन चुका था। अस्पताल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से इतनी भयावह आग लगी, और आग के बाद की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं आपको। पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, खाक हो चुका है। और हमारे साथ विक्रांत कथूरिया जी हैं। विक्रांत, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, बात अपनी पूरी कर सकते हैं। जी धन्यवाद। मेरा कहना बस यही था कि देखिए ये सब आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। हम लोग कितने ही प्रिकॉशन ले लें, टीवी पे आके या जर्नल छाप लें, लेकिन जो जमीन पे काम होता है उसको आप देखना पड़ेगा। इतना आप बिल्डिंग्स में गैप नहीं है, सिलेंडर वहां पे फिल करा जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा। और आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे वो दे दें कि हाँ जी मैंने 5 लाख का मुआवजा दे दिया, फिर तो लिस्ट बना दो ना, जिसको जितना लग रहा है, किस ट्रेन में इतना होगा, जलने पे इतना होगा। तो ऐसे काम नहीं होते। जवाबदेही किसकी है? कोई तो होगा ना जिसको जवाब देना पड़ेगा। आज तक आप बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, किसको आज तक सजा मिली है, या किसको आरटीआई कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, क्या हुआ आज तक? ये छोटी छोटी चीजें बोलने में छोटी होती हैं, हर साल 1.5 साल में होती है। कैसे होगा, कैसे रुकेगा? इसका तो सोचना पड़ेगा ना। जब तक किसी को सजा नहीं होगी, डर नहीं होगा सजा का, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल अनुभूति कथूरिया जी, जिस तरह से ये इतनी बड़ी विकराल आग लगी, आग के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, कई खबर तो ये भी है कि कुछ जो परिजन है उन्हें इस बात की सूचना ही नहीं थी, उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि आग लगी। उन्हें तो न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल को देख करके उन्हें पता चला कि इस एरिया में या इस अस्पताल में आग लगी है, तो वो परेशान होकर के पहुंचे अस्पताल में। आलम ये था, वो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति में सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस परिजन के बच्चे, जिस पेरेंट्स के बच्चे वहां पर भर्ती हैं, उसकी देखभाल करे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। देखिए एक छोटी सी बात है, जब कहीं पे, जब लखनऊ में पिछले साल एक अर्थक्वेक बहुत ही कम उस पे लेवल पे आया था, तो हमारे पास तुरंत एक सब पेरेंट्स के फोन आने लगे थे कि मैम अर्थक्वेक आया था, बच्चे ठीक हैं, बच्चे सब हैं। और जैसे ही पता चला कि हाँ अर्थक्वेक आया, हम तुरंत सब बच्चों को लेकर बाहर चले गए, नीचे चले गए, बाहर ग्राउंड में चले गए, और सब पेरेंट्स को एक साथ एक ग्रुप बना के हमने भेज दिया कि नहीं सब बच्चे ठीक है, आप चिंतित मत होइए। तो ये वही बात है कि ये एक बच्चा हमारे पास आ रहा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस माँ बाप का ट्रस्ट अपना बना के रखें और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। जितना अच्छे से हम करेंगे, माँ बाप उतने ही आराम से अपना काम करके शाम को अपने बच्चे को प्यार से ले जाते हैं। तो वो बच्चा सुरक्षित मेरे पास रहना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी, मेरे स्टाफ की जिम्मेदारी, मुझे ये लगता है। मेरे बाहर अगर कॉम्प्लेक्स के, मेरे सेंटर के बाहर अगर कल को कोई सिलेंडर या कोई छोटी भी चीज होने लगेगी, तो मैं जाके उनसे बोलूंगी कि नहीं, हम वो चीज कोशिश करेंगे कि वो नहीं हो, क्योंकि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं जिसमें हमारी जिम्मेदारी है। तो हम अपने आसपास की चीजों को किसी तरह कंट्रोल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, मुझे ये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल अपनी तरफ से नियंत्रण करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। तो शायद अगर ये क्रियाएं कर ली गई होती अस्पताल प्रबंधक की ओर से, कर्मचारियों की ओर से और सुरक्षा गार्ड की ओर से, तो शायद जो नवजात की मौत हुई है वो मौत ना होती। और इसी के साथ ही साथ जो राजकोट में इतनी बड़ी घटना हुई है, शायद ये भी आलम ना होता। इतनी भयावह जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने नहीं आती। नाहिद अकील, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक घटना नहीं, तमाम घटनाएं आए दिन सामने आती हैं, हर दिन कोई ना कोई घटना आती है। कभी कभी तो प्रशासनिक तौर पर यह भी हवाला दे दिया जाता है कि गर्मी विकराल पड़ रही है, पारा हाई चल रहा है, इस वजह से
आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके साथ ही साथ आग की ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या गर्मी को ही जिम्मेदार ठहरा करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना ही एक काम होता है? देखिए, ये बहुत वाहियात जवाब है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आंधी आने से पहले छप्पर आपको डाल लेना चाहिए, लेकिन जब आप किसी इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखते हैं उसी टाइम से आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, स्पेस कितना है, कहाँ बच्चे बैठेंगे, इमरजेंसी डोर आपका कौन सा है। अगर ऐसी कोई डिजास्टर की सिचुएशन आती है तो आपके स्टाफ इमीडिएट उसको हैंडल कैसे करेंगे। पूरे जो मानक की बात हो रही है ना, बाकायदा आपको एरो बनाना पड़ता है, पूरा एक बोर्ड लगाना पड़ता है कि आप यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है। डिजास्टर, अगर किसी तरह की डिजास्टर की सिचुएशन होती है, इमरजेंसी डोर का बाकायदा एरो लगा के डोर तक आपको इंडिकेट करना पड़ता है कि अगर कुछ हो जाए तो आप किस रास्ते से भागेंगे, क्या क्या सिचुएशन आ सकती है। तो अगर एक छोटे ऑफिस को ये मानक फॉलो करना पड़ता है तो आप जहां से इतने बड़े पैमाने पे पैसा कमा रहे हो तो आपको सोचने की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अगर उस इंस्टीट्यूशन को, किसी की भी, मान लीजिए आपने किराए पे बिल्डिंग ली है, तो आप देख करके लीजिए क्या हमारे मानकों के अनुरूप है कि नहीं है, स्टेयर्स कितनी चौड़ी है और वहां से बच्चे निकलेंगे तो किस डायरेक्शन में निकलेंगे। ये सारी चीजें होती है कि हम प्लेन पे जाते हैं, बैठते ही क्यों हमें इंडिकेट कर दिया जाता है भाई, वहां पे भी तो पता थोड़ी है, लेकिन कभी भी प्लेन क्रैश हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती, लेकिन हर पैसेंजर को आपको जानकारी देनी होती है। तो जब आप क्लासेस शुरू कर रहे हैं, आपका एक बैच स्टार्ट हो गया, तो उसके बैच स्टार्ट होने के वेलकम के दिन ही आप पेरेंट्स को लेकर के बता दें, एक आप उनको छोटा सा गाइड करें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपको इस तरह से करना है। सच बात है कि आप जब तक फायर स्टेशन को फोन करेंगे, कभी फोन मिल रहा है नहीं मिल रहा, और जब तक कितनी दूर है आपके प्लेस से, वो जब तक आएंगे तब तक तो काम तमाम हो चुका रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल नाहिद जी, और इसी सवाल का जवाब डीजी फायर ने भी दिया था कि जब फायर कर्मी नहीं पहुंच पाते या टाइम लगता है, समय लगता है, तो आप जो मौजूदा लोग हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं। सत्यवीर सिंह हैं हमारे साथ। सत्यवीर जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम जगह जाते हैं, समाज में देखते रहते हैं कहां पर कौन सी घटनाएं हो रही हैं और क्या कारण रहता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। मैं वंदना जी बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पैसे की इस भागदौड़ में आदमी अपनी जिम्मेदारियां भूल गया है। किसी भी संस्थान को खोलने से पहले, चाहे वो बेबी जोन का हो या चाहे बेबी केयर का हो, चाहे गेम जोन का हो, आदमी पैसे की कमाने की स्थिति में जो अपनी जिम्मेवारियां उसको उसने दरकिरार कर दिया है। दूसरी स्थिति, आज प्रशासनिक जो जिम्मेवारी विभागीय, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट को लेके है, चाहे फायर डिपार्टमेंट को लेके है, सेफ्टी को लेके है, चाहे किसी भी है, उनको पूर्णतः अपनी जिम्मेदारियों को भी दरकिरार कर दिया। हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं दूसरा अपराध बोध उनके साथ में रहा होगा। पैसों की व्यवस्थाओं के साथ में जो आज की जनमानस की जिम्मेदारियां हैं, उनको जो एक विभागीय जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने उठा के रख दिया है। और कोई भी है, चाहे बेबी केयर को लेके है, चाहे गेम जोन को लेके है, कोई भी संस्थान, कोई व्यक्ति खोलता है, तो मैं तो ये कहता हूं कि पहले ही दिन वो शपथ ले कि मैं जिस काम को कर रहा हूं, मैं जनमानस के रूप में जो एक अच्छा कर पाऊंगा, मैं उस शपथ को लेते हुए जितना भी मेरे से जो मेरी सेफ्टी नॉर्म्स है उसको पूर्ण करने के बाद में भी संचालित करूंगा। ये मेरा सभी से अनुरोध है। और इस विषय को लेकर भी यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन भी, चाहे किसी भी तरीके का गेमिंग जोन हो, बच्चों का खेल की स्थिति हो, चाहे स्विमिंग पूल भी हो,